चैप्टर 27 क्या सुंदरता छुपी है। कोरल रॉक पर बैठी एमिलिन ने एक पल के लिए डिक को लगभग भूल ही गई थी। सूरज ढल रहा था और सूर्यास्त की गर्म एम्बर रोशनी रीफ और रॉक पूल पर चमक रही थी। सूर्यास्त और कमजवार के समय रीफ उसके लिए एक अजीब आकर्षण था। इसमें हवा में उजागर समुद्री घास की कमजवार की गंध थी और ब्रेकर्स की पीड़ा और परेशानी कम हो गई थी। उसके सामने और दोनों तरफ झागदार कोरल एम्बर और सोने में चमक रहे थे और महान प्रशांत कांच की तरह चमक रहा था, ध्वनिहीन और शांत, जब तक कि वह तट पर नहीं पहुंच गया और गीत और फुहारों में फूट पड़ा। यहाँ ठीक वैसे ही जैसे द्वीप के दूसरी ओर पहाड़ी की चोटी पर आप रोलर्स की लय को देख सकते थे। हमेशा और हमेशा के लिए, हमेशा और हमेशा के लिए, वे ऐसा कहते प्रतीत होते थे। सीगल की चीख हवा में फुहारों के साथ मिलकर आ रही थी। वे बेचैन आत्माओं की तरह चट्टान पर छाए हुए थे, हमेशा शिकायत करते रहते थे, कभी आराम नहीं करते थे, लेकिन सूर्यास्त के समय उनकी चीख दूर और कम उदास लगती थी, शायद इसलिए क्योंकि उस समय पूरा द्वीप शांति की भावना में नहाया हुआ लगता था। वह समुद्र के किनारे से मुड़ी और लैगून के ऊपर से द्वीप की ओर देखने लगी। वह चौड़ी हरी घास देख सकती थी जिसके बगल में उनका छोटा सा घर था और पीले रंग का एक धब्बा जो घर का छप्पर था, आटू के पेड़ के ठीक पास और ब्रेड फ्रूट की छाया से लगभग छिपा हुआ था। जंगल के ऊपर बड़े नारियल के ताड़ के पत्ते हर दूसरे पेड़ के ऊपर दिखाई दे रहे थे जो पूर्वी आकाश के धुंधले गहरे नीले रंग के सामने छाया में थे। सूर्यास्त की मंत्रमुग्ध रोशनी में देखा जाए तो पूरा चित्र एक अवास्तविक रूप में दिखाई देता था, जो एक सपने से भी अधिक प्यारा था। भोर में और डिक अक्सर भोर से पहले ही चट्टान की ओर चल पड़ता था। अगर ज्वार साथ देता, चित्र उतना ही सुंदर था, शायद उससे भी अधिक, क्योंकि द्वीप के ऊपर छाया में और तारों के विपरीत आप ताड़ के पेड़ों को जलते हुए देखेंगे और फिर हरे पेड़ों और नीले आकाश के बीच से दिन की रोशनी आती हुई एक आत्मा की तरह नीले लैगून के पार। जैसे जैसे वह चौड़ी होती जाती है और मजबूत होती जाती है, सफेद झाग के पार समुद्र के ऊपर पंखे की तरह फैलती जाती है, जब तक कि अचानक रात दिन नहीं बन जाती और सीगल रो रहे थे और ब्रेकर चमक रहे थे, भोर की हवा बह रही थी और ताड़ के पेड़ झुक रहे थे, जैसा कि केवल ताड़ के पेड़ ही जानते हैं। एमिलिन हमेशा खुद को डिक के साथ द्वीप पर अकेली कल्पना करती थी, लेकिन सुंदरता वहां भी थी और सुंदरता एक महान साथी है। लड़की अपने सामने के दृश्य पर विचार कर रही थी। प्रकृति अपने मित्रतापूर्ण मूड में कह रही थी, मुझे देखो। लोग मुझे क्रूर कहते हैं, लोगों ने मुझे धोखेबाज, यहाँ तक कि विश्वासघाती भी कहा है। अच्छा, मेरा जवाब है, मुझे देखो। लड़की इस सब की अद्भुत सुंदरता पर विचार कर रही थी, तभी समुद्र की ओर से आती हवा के साथ एक चीख आई। वह तेजी से मुड़ी। डिक लगभग 100 गज दूर एक चट्टानी तालाब में घुटनों के बल बैठा था, निश्चल, अपनी बाहें ऊपर उठाए और मदद के लिए पुकार रहा था। वह उछलकर खड़ी हो गई। रीफ के इस हिस्से पर कभी एक छोटा सा टापू था, जिसमें कुछ ताड़ के पेड़ और मुट्ठी भर वनस्पति थी, और शायद किसी बड़े तूफान में नष्ट हो गया था। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय पर इस टापू का अस्तित्व डिक की जान बचाने का अप्रत्यक्ष साधन था, क्योंकि जहाँ ये टापू थे या हैं, वहाँ कोरल समूह से बनी रीफ पर फ्लैट होते हैं। एमिलिन अपने नंगे पैरों से कभी भी खुरदरे मूंगे के रास्ते से उस तक नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन सौभाग्य से ये सपाट और तुलनात्मक रूप से चिकनी सतह उनके बीच थी। मेरा भाला, डिक चिल्लाया जब वह पास आई। पहले तो वह झाड़ियों में उलझा हुआ लग रहा था, फिर उसे लगा कि रस्सियां उसके चारों ओर उलझी हुई हैं और उसे पानी में किसी चीज से बांध रही हैं। जो भी था, वह बहुत भयानक, घिनौना और दुर्स्वप्न जैसा था। वह अटलांटा की गति से उस चट्टान की ओर भागी जहां भाला टिका हुआ था, जो नई नई मारी गई मछलियों के खून से लाल हो गया था, बिंदु से 1 फुट की दूरी पर। जब वह हाथ में भाला लेकर डिक के पास पहुंची, तो उसने देखा कि रस्सियां जीवित थीं और वे उसकी पीठ पर फड़फड़ा रही थीं। उनमें से एक ने उसके बाएं हाथ को उसकी बगल में बांध दिया था, लेकिन उसका दाहिना हाथ आजाद था। जल्दी करो, वह चिल्लाया। 1 सेकंड में भाला उसके हाथ में था
और एमिलिन ने खुद को घुटनों के बल नीचे कर लिया था और डरी हुई आंखों से उस कुंड के पानी में घूर रही थी जहां से रस्सियां निकली थीं। वह अपने डर के बावजूद खुद को उसमें फेंकने और उस चीज से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी, चाहे वह कोई भी हो। उसने जो देखा वह सिर्फ एक सेकंड के लिए था। तालाब के गहरे पानी में डिक की ओर देखते हुए उसने एक चेहरा देखा जो उदास और भयानक था। आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी, पथरीली और स्थिर थीं। एक बड़ी, भारी, तोते जैसी चोंच आंखों के सामने लटक रही थी और काम कर रही थी और हिल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुला रहा हो। लेकिन जो चीज किसी के दिल को ठंडा कर देती थी वह थी आंखों का भाव, इतना पथरीला और शोकपूर्ण, इतना भावहीन, इतना अटकलबाजी से रहित, फिर भी इतना उद्देश्यपूर्ण और भाग्य से भरा हुआ। वो बहुत दूर से उठकर ज्वार के साथ ऊपर आया था। वह केंकरे खा रहा था। जब ज्वार ने उसे धोखा दिया वह बाहर चला गया और उसे चट्टान के तालाब में फंसा दिया। वह शायद सो गया था और जागने पर उसने देखा कि एक प्राणी नग्न और असहाय होकर उसके तालाब में घुस आया है। वह ऑक्टोपोड की तरह काफी छोटा था और युवा था, फिर भी वह इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि एक बैल को भी डुबो सकता था। ऑक्टोपोड का वर्णन केवल एक बार पत्थर पर एक जापानी कलाकार द्वारा किया गया है। यह मूर्ति अभी भी मौजूद है और यह मानव हाथों द्वारा बनाई गई मूर्तिकला की सबसे भयानक कृति है। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो कम ज्वार वाले समुद्र तट पर नहा रहा है और पकड़ा गया है। वो व्यक्ति भय के उन्माद में चिल्ला रहा है और अपनी मुक्त भुजा से उस भूत को धमका रहा है जिसने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऑक्टोपोड की आंखें उस व्यक्ति पर टिकी हुई हैं, भावहीन और शोकाकुल आंखें, लेकिन दृढ़ और स्थिर। एक और चाबुक पानी से बाहर आया और उसने डिक को बाईं जांघ से पकड़ लिया। उसी क्षण उसने भाले की नोक राक्षस की दाहिनी आंख में घुसा दी। आंख और नर्म जिलेटिनस शव के बीच से होते हुए भाले की नोक चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसी क्षण तालाब का पानी स्याही की तरह काला हो गया, उसके चारों ओर की पट्टियां ढीली हो गईं और वह आजाद हो गया। एमिलिन उठी और उसे पकड़ लिया, सिसकियां लेते हुए, उससे लिपटते हुए, उसे चूमते हुए। उसने अपने बाएं हाथ से उसके शरीर को जकड़ लिया, मानो उसे बचाना चाहता हो, लेकिन यह एक यांत्रिक क्रिया थी। वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था। क्रोध से पागल होकर और कर्कश चीखें निकालते हुए उसने टूटे हुए भाले को बार बार तालाब की गहराई में फेंका, उस दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश में जिसने उसे इतने दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखा था। फिर धीरे धीरे वह अपने होश में आया और अपना माथा पोंछा और अपने हाथ में टूटे हुए भाले को देखा। जानवर, उसने कहा, क्या तुमने इसकी आंखें देखीं? क्या तुमने इसकी आंखें देखीं? काश इसकी 100 आंखें होती और मेरे पास उनमें घोंपने के लिए 100 भाले होते। वो उससे लिपटी हुई थी और रो रही थी और पागलों की तरह हंस रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। कोई सोच सकता था कि उसने उसे मौत से बचाया है, न कि उसने उसे। सूरज लगभग डूब चुका था और वो उसे वापस उस जगह ले गया जहां नाव खड़ी थी। उसने उसे पकड़ लिया और सड़क पर अपनी पतलून पहन ली। उसने भाले से मारी गई मरी हुई मछली को उठाया और जब वो उसे वापस लेगून के पार ले जा रहा था तो वो बातें कर रहा था और हंस रहा था, लड़ाई की घटनाओं को याद कर रहा था, उस चीज की सारी महिमा को अपने ऊपर ले रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने उस लड़ाई में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। ये किसी भी तरह की उदासीनता या कृतज्ञता की कमी के कारण नहीं था, बल्कि केवल इस तथ्य के कारण था कि पिछले 5 वर्षों से वो उनके छोटे से समुदाय का सर्वस्व था, शाही स्वामी। और वह भाला सौंपने के लिए उसे धन्यवाद देने के बारे में उतनी ही जल्दी सोचता जितना कि उसे भाला पहुंचाने के लिए अपने दाहिने हाथ को धन्यवाद देने के बारे में। वह पूरी तरह से संतुष्ट थी, न तो धन्यवाद चाहती थी और न ही प्रशंसा। उसके पास जो कुछ भी था वो उससे आया था, वो उसकी छाया और उसकी दासी थी। वो उसका सूर्य था। आराम करने से पहले उसने लड़ाई के बारे में बार बार बताया, उसे बताया कि उसने ये और वह किया था और वह इस तरह के अगले जानवर के साथ क्या करेगा। दोहराव काफी थकाऊ था, या बाहरी श्रोता के लिए ये थकाऊ होता, लेकिन एमिलिन के लिए ये होमर से बेहतर था।
जब लोग दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं तो बौद्धिक दृष्टि से उनका दिमाग नहीं सुधरता, भले ही वे जंगली और खुशहाल जीवन जी रहे हों। फिर डिक सूखे फन में लेट गया और खुद को धारीदार फलालन के एक टुकड़े से ढक लिया, जिसे वे कंबल के रूप में इस्तेमाल करते थे, और वो खर्राटे लेता रहा और अपनी नींद में एक कुत्ते की तरह काल्पनिक शिकार की तरह बड़बड़ाता रहा, और एमेलिन उसके बगल में जागती हुई और सोचती हुई लेटी रही। उसके जीवन में एक नया आतंक आ गया था। उसने दूसरी बार मौत देखी थी, लेकिन इस बार सक्रिय और अस्तित्व में।